बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में। आपको बच्चों इस बार फोर्थ सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ने हैं। पहले पेपर का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और दूसरा पेपर है एनिमल बिहेवियर एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी। तो सबसे पहले पेपर की बात करता हूं, जिसमें हमें पढ़ना है इकोलॉजी और उसकी पहले पेपर की फर्स्ट यूनिट को मैं इस वीडियो में ले रहा हूं, जिसमें आपको पढ़ने हैं इकोलॉजी की डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंस, स्कोप और लिमिटिंग फैक्टर्स। तो आप ये वीडियो देख के अपने नोट्स बनाइए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ओइकोस, जिसका मतलब होता है हैबिटेशन। हैबिटेशन मीन्स आवास और लोगोस मीन्स स्टडी। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ हैबिटेशन। किसी भी आवास का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले इस वर्ड को जो प्रतिपादित किया था वो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था 1866 में, और इसकी डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अजैविक और जैविक घटकों के सह संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अब इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक फैक्टर्स वो हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है, जैसे लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, एल्टीट्यूड एटसेट्रा। ये फैक्टर्स लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए इनकी स्टडी हम इकोलॉजी के अंदर करते हैं। और बायोटिक फैक्टर्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स। इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं इकोलॉजी की। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। Ecology is the study of interaction of living organism with their environment. Next definition में जाएंगे। Attain of this goal requires the integration of scientific discipline inside and outside of biology, such as biochemistry, physiology, evolution, biodiversity, molecular biology, geology and climatology. अब इसमें इकोलॉजी को हम इनके अंदर भी स्टडी करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। और इकोलॉजी को कभी कभी केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी स्टडी किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है इकोलॉजी की? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में है, जो इंटरेक्शन एंड एडेप्टेशन। हम इकोलॉजी की मदद से एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन को समझते हैं। अभी मैंने बताया था एबायोटिक कौन से हैं? नॉन लिविंग। तो वो उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है, टेम्परेचर के साथ कैसा इंटरेक्शन है किसी एनिमल या प्लांट का, या पीएच के साथ कैसा है, ह्यूमिडिटी के साथ कैसा है, इसकी स्टडी को समझने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? इकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। एंड एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन इज फिटनेस ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। अपनी बॉडी को किसके हिसाब से ढाल देना? इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल देना। इसकी स्टडी भी इकोलॉजी के अंदर की जाती है। दूसरा, बायोजियोकेमिकल साइकिल को भी हम किस में समझते हैं? इकोलॉजी में समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट, कोई भी माइक्रोब, कोई भी एनिमल कैसे पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट है। आपने सुना होगा कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, किवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, एशियाटिक लायन एशिया में पाए जाते हैं। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, क्यों ये सिर्फ उसी जगह पे पाए जाते हैं, इसकी स्टडी भी हम किस में करते हैं? इकोलॉजी हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट
एस्पेक्ट है इकोलॉजी का क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फिजिकल और केमिकल दोनों। तो इनको भी समझने के लिए हमारे को इकोलॉजी हेल्प करती है। टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इकोलॉजी की। अगर हम किसी एनिमल या प्लांट की या माइक्रोब की टैक्सोनॉमी करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कहाँ पर रहता है, उसका हैबिटेट क्या है। तो उसको समझने के लिए भी हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी, इकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, पारिस्थितिकी की जरूरत पड़ेगी। एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। तो कैसे किसी ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ और वो आज धीरे 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 करके उसमें मॉडिफिकेशन हुए और कैसे वो टॉप लेवल पे पहुंचा है, जैसे ह्यूमन बीइंग। तो ये भी क्या बताता है, इकोलॉजी हमारे को हेल्प करती है इसमें। और जेनेटिक वेरिएशन अगर किसी में आ गई, किसी के डीएनए में कौन से इन्वायरमेंट में रह रहा है वो, तो ये आनुवांशिकता में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये आपके लिए नोट्स हैं, इनको आप जो मैंने अभी समझाया उसी के बेसिस पे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लीबिग लॉ ऑफ मिनिमम। इसमें आप ये लॉ कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सारे सोर्स का जो अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां पर, जैसे फूड है, वाटर रिसोर्स है या मिनरल रिसोर्स है, कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है, वो सारे के सारे इसको कंट्रोल नहीं करते हैं ग्रोथ को। जो सबसे कम रिसोर्स होगा वो क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, जिसे हम लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। द लॉ हैज बीन अप्लाइड टू बायोलॉजिकल पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम मॉडल्स फॉर फैक्टर्स सच एज सनलाइट और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। राइट। इस लॉ को कार्ल स्पेंजेल ने 1840 में दिया था और इसे पॉपुलराइज किया जस्टिस वॉन लीबिग ने, इसलिए इसका नाम लीबिग लॉ ऑफ मिनिमम है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये लॉ प्रपोज किया था वीई सेल्फोर्ड ने और ये कहता है कि कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट या कोई भी माइक्रोब एक लिमिट के अंदर ही क्या करता है, किसी भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर की लिमिट में ही सरवाइव कर पाता है। अब फॉर एग्जांपल हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं, एक लिमिट होगी। या हम कितने, कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने पीएच पे सरवाइव कर सकता है, तो ये किसने बताया था, सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, जिसको टॉलरेट कर पाए, जिसको सहन कर पाए। तो इसीलिए लिखा है अ लॉ स्टेटिंग दैट अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स सच एज क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक एंड बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स where levels of these exceed the maximum or minimum limit of tolerance of that organism। इसको अच्छे से समझने के लिए हम ये वाला ग्राफ देखते हैं। यहां पर ये जो कर्व है, यहां पर क्या है, ये कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है। सपोज ये टेम्परेचर है, तो ये माइनस में अगर टेम्परेचर ही या +1 में टेम्परेचर है तो वहां पर फ्यू इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और इसको जहां पर वो मैक्सिमम सरवाइव करता है, बहुत अच्छी पॉपुलेशन होती है, एबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, जहां पर उसकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी हो गई है यहाँ पे, तो वो क्या होगी, उसकी ऑप्टिमम रेंज होगी, जिसमें वो सबसे अच्छे से क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम रेंज। फिर इसके बाद ये और ज्यादा बढ़ गया तो ये फिर क्या हो जाएगा, फ्यू इंडिविजुअल्स, फिर धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी और ये लास्ट में लिखा हुआ है नो इंडिविजुअल। इसका मतलब अब वो उस टेम्परेचर को या उस इन्वायरमेंटल फैक्टर को सहन नहीं कर पा रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये क्या हो गई, इसके रेंज से बाहर हो गया, अब उसकी डेथ हो जाएगी यहाँ पर, नो इंडिविजुअल। और या तो इतना कम हो गया वो इन्वायरमेंटल फैक्टर कि यहां पर भी वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टॉलरेंस। अब बात करते हैं फैक्टर इंटरेक्शन की, कि कैसे एबायोटिक फैक्टर्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब सपोज हम विंड, सनलाइट, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स दे रखें जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, बायोटिक फैक्टर्स को। तो इनका इंटरेक्शन कैसे होगा,
ऐसे होगा। जैसे सपोज टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो टेम्परेचर अभी आजकल मई का महीना चल रहा है, तो टेम्परेचर अपने पीक की तरफ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हमारे को अपनी फिजियोलॉजी में चेंजेस करने पड़ते हैं। अब ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप के हैं यहाँ पे टेम्परेचर के बेस पे। एक पोइकिलोथर्मिक एंड होम्योथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स वो हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अनुसार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोला जाता है, जैसे फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, या ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, तो ये पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। और जो दूसरा इनको विषम तापी बोला जाता है हिंदी में। और होम्योथर्मिक, होम्योथर्मिक का मतलब होता है समतापी। इसमें दो ही ग्रुप इंक्लूड है, एक बर्ड्स और एक मैमल्स। इनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाए, चेंज होता रहे। राइट, तो ऐसे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं एनिमल्स को या प्लांट्स को। पीएच, पीएच के बेसिस पे आपने सुने होंगे एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक बैक्टीरिया, ज्यादातर सुने होंगे। तो जो एसिडिक मीडियम में सरवाइव कर सकते हैं उनको एसिडोफिलिक बोलते हैं। जिनको जो बेस में सरवाइव कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में, उनको बेसोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसके अलावा न्यूट्रोफिलिक भी होते हैं जो 7 पीएच पे सरवाइव करते हैं। एक और फैक्टर है ग्रेविटी। ग्रेविटी में आपने दो टर्म सुने होंगे, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। ये फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल आपको बहुत अच्छा प्लांट में मिलेगा, जो लाइट की तरफ जाता है। लाइट की तरफ प्लांट का कौन सा भाग जाता है, जहां पर लीव्स पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती है, वो हमेशा किसकी तरफ जाती हैं, लाइट की तरफ, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है। एंड जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल आपको दिखेगा रूट में, प्लांट के रूट में, वो हमेशा कहां जाती है, लाइट के अगेंस्ट, भूमि की तरफ, जियोट्रोपिज्म। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है हर एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण वायु भी बोला जाता है इसको। तो इसके बेसिस पे एनारोबिक और एरोबिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एनारोबिक का मतलब दे कैन सर्वाइव ओनली इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सर्वाइव करते हैं उनको एनारोबिक। एंड एरोबिक कौन से हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरेक्ट करता है किससे, प्लांट से और एनिमल से, बायोटिक फैक्टर से। लाइट के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो टाइप से बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि डायर्नल एंड नॉक्टर्नल। डायर्नल मींस एक्टिव कब होंगे, दिन के समय जब लाइट होगी, और नॉक्टर्नल जो एक्टिव एट नाइट, जो कि रात को एक्टिव होंगे। तो डायर्नल कौन से हैं, जो जैसे आप बटरफ्लाई देखते हैं, या जो भी चीजें दिन में एक्टिव होती हैं, ह्यूमन बीइंग भी क्या है, डायर्नल है। अब नॉक्टर्नल, मॉस्किटो किसकी तरफ जाता है, हमेशा डार्क की तरफ, या कॉकरोच ये डार्क की तरफ जाते हैं, माउस डार्क की तरफ जाता है। तो ये क्या है, नॉक्टर्नल है। तो ये देख रहे हैं आप कैसे फैक्टर इंटरेक्ट कर रहे हैं एनिमल्स के साथ। तो इसमें थोड़े से नोट्स आपके लिए फिर से दिए गए हैं। टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड वाटर अफेक्ट एनिमल्स, plants and human in ecosystem. A rise in temperature has the potential to change the way a living things develops because it changes the metabolic rate of the organism. All living organisms have a tolerance level for temperature range. For example, human being would die if he stood out in minus 50 degree temperature for any length of time. Light exposure often affects the temperature. Areas with direct sunlight are warmer. All living organisms need some water intake. Water covers 70% of the Earth's surface and fall as rain on snow over land. In an environment with little water, only organisms requiring a small percentage of water can survive. Other animals thrive in conditions
with a large amount of water such as marine animals and plants in oceans. Water is essential to survive, but every organism needs a different amount of water. Often, abiotic factors are affected by other factors. This is especially evident with wind. The wind speed and direction affect the temperature and humidity of area. Very high wind speed often in mountainous area may lead to stunted plant growth and limit the types of life that can thrive in the area. Wind also carries seeds and aids pollution spreading life. This lets plant form travel out of a contained area. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो इकोसिस्टम का आएगा, तो उसे भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. थैंक यू.